कि राजकुमार को जो मार देगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, मेरे साथ भीलवाड़ा में भी हमला हुआ, मेरे साथ पहले फोन पे भी कई धमकियां मिली है, सोशल मीडिया पे भी कई बार धमकियां मिली है। वो लोग जो आदिवासी दलित पिछड़ों को मतलब कहा जाता है कि पढ़ने का अधिकार भी नहीं देते थे, और वही विचारधारा के लोग अगर सत्ता में बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि आज देश के अंदर संविधान के अनुरूप व्यवस्था नहीं चलेगी। तो ऐसी विचारधारा को पहचानने की जरूरत है और ऐसी विचारधारा का गला घोट के इसका दम तोड़ने की जरूरत है। मोदी जी के रहते हुए वो कह रहे हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, और एक सीजीआई के साथ ऐसा हो रहा है। आप छोटे छोटे मामलों में वहां पर हिंदू मुस्लिम करके आप उस पर बुलडोजर चला देते हो। तो जो सीजीआई पे जूता फेंकने वाले वकील के घर पे क्या कार्रवाई की आपने? मुझे जान से मारने वाले पे क्या कार्रवाई की आपने? चंडीगढ़ में एक आईपीएस के साथ ऐसा हुआ, उस पर आप तो तब तक निलंबित नहीं कर रहे हो। हम कई बार धर्म की बात आती है, खुल के कहते हैं कि आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, और मनुस्मृति स्पष्ट कह रहा है कि आदिवासी दलित पिछड़ा ताड़न का साधन है। अब ये बात कहते कई लोग कहते हैं आप धर्म विरोधी हो। हमने कहीं नहीं कहा कि हम किसी धर्म के विरोधी, हर धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी किसी धर्मी व्यवस्था में नहीं आता है। ये वो संविधान है जो देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी देता है कि सुबह मंदिर जाओ, दोपहर में चर्च जाओ, शाम को मस्जिद जाओ। मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यूं करके लोलीपॉप दिया जा रहा है। पहले वो इसका स्पष्टीकरण करे कि सनातन मानते हैं कि हिंदू मानते हैं। और आज से 5 साल पहले सनातन शब्द कहीं यूज नहीं किया जा रहा था। वो क्या कारण है इसके पीछे, वो भी हम जानना चाहेंगे। बीजेपी आरएसएस को भी बताया कि भविष्य में पॉसिबल नहीं है और नहीं हो पाएगा, धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ देश की आम जनता को चटनी चटाई जा रही है सत्ता हासिल करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश में लगातार दलित पिछड़ा आदिवासी पर एट्रोसिटी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप सांसद भी हैं या आईपीएस हैं या जज हैं, सीजीआई भी हैं, तब भी आपके खिलाफ हमले लगातार जारी है। हमने देखा कि हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार किस तरीके से जातिवाद के चलते सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक एक हत्या उसको कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई पर जूता फेंका जाता है। और अब राजस्थान से सांसद, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से सांसद राजकुमार रौत पर भी धमकियां मिली है, उनको जान से मारने की धमकियां मिली है। और लगातार जिस तरीके से एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमारे साथ मौजूद है सांसद राजकुमार रौत। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर उनको जो धमकी मिली है उसके पीछे की क्या वजह है। सर, सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके से आपको गोली मारने की और फिर आपके ऊपर इनाम भी रखा गया, तो क्यों आपको टारगेट किया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त साथियों को मेरी ओर से जोहार। साथियों, देश जो दिख रहा है, मतलब कहे कि ऊपर से जो दिखाई दे रहा है और हकीकत जो अंदर है वो अलग चीज़ है। मतलब कहे कि दिखावट कुछ और हो रहा है, अंदरूनी जो है हाल, मतलब इसको कहे कि बेहाल है। अलग अलग परिस्थितियां बनी हुई है और इतना भयंकर माहौल बना हुआ है देश के अंदर कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और इसका दुष्परिणाम जो आने वाले समय में आने वाला है वो कहे कि हमारे देश के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक कहे कि नुकसानदायक है। आज आपका कहना है कि मुझे जो जान से मारने की धमकी मिली, मेरी नज़र में वो जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति गुनहगार तो है, लेकिन जितना वो गुनहगार नहीं है उससे ज़्यादा गुनहगार है कि ऐसी मानसिकता उसके माइंड में लाने वाली विचारधारा कौन सी है। इस व्यक्ति को इस अनुरूप तैयार किया गया उस मेंटली कि वो मुझे जान से मारने की, गोली मारने की और 1 करोड़ रुपया इनाम घोषित करने तक का मतलब उसके अंदर ख्याल आए। तो दोषी वो व्यक्ति तो है, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी वो हैं जो ऐसी मानसिकता को इस देश के अंदर फैला रहे हैं या पनपा रहे हैं या शरण दे रहे हैं। आज देश के भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है कि संविधान के आधार पर चल रहा है और संविधान में सभी धर्म जातियों को समानता या कहे कि पिछड़ा जो है आदिवासी दलित पिछड़ा है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अलग अलग प्रावधान कर रखे हैं। देश के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ मीडिया।
और इस देश के चारों स्तंभ जो हैं, उन चारों स्तंभ की वर्तमान हाल क्या है, वो पिछले ये महीने भर में 3 जो घटनाएं हुई उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो। व्यवस्थापिका के अंदर हम लोग आते हैं और आज व्यवस्थापिका के अंदर हम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आज मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है, 1 करोड़ रुपया खुलेआम मुझे मतलब एक फिरौती दी जाती है कि राजकुमार को जो मार देगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। न्यायपालिका, हमारे चीफ जस्टिस, उसके अंदर बैठे हुए दलित समुदाय के व्यक्ति को भी उस नजर से देखा जाता है कि पिछड़ा है, दलित है, अछूत है। और वही मनुवादी आजादी से पहले वाली मानसिकता कि आदिवासी दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, उसी विचारों से प्रेरित होके या पोषित होके व्यक्ति ने चप्पल मारा एक वकील ने, और वो गिल्टी भी फील नहीं कर रहा है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। मतलब ये कहा जा रहा है कि देश की व्यवस्था मतलब न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पे विराजमान चीफ जस्टिस के साथ ये हाल है। कार्यपालिका की बात करें, देश का दलित आदिवासी पिछड़ा समुदाय जो कार्यपालिका में सर्वोच्च पद ही माना जाता है, आईपीएस, उस लेवल का व्यक्ति भी जातिवाद मानसिकता से प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर हो जाता है और जान गंवा देता है। अब समझ सकते हो कि देश की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के अंदर भी सर्वोच्च पद पे विराजमान आदिवासी दलित पिछड़ा समुदाय के साथ ये हाल है, तो देश के आम जो गरीब जो आदिवासी दलित पिछड़ा है उसके साथ क्या बीतती होगी, उसको कहां न्याय मिलता होगा, उसको कहां सही ढंग से नौकरी करने मिलती होगी, उसको कहां सरपंच सही। आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे साथ ये चीजें कर रही है, और हम देखते हैं आदिवासी इलाका, दलित पिछड़ा इलाका, वहां सरपंच रिजर्व सीट है, सरपंच बनता है, लेकिन सरपंच किसी के घर में मजदूरी कर रहा है, नरेगा में मजदूरी कर रहा है, सिर्फ कागजों में सरपंच है, किसी वहां पर बाहुबली का हकदार मतलब बाहुबली सरपंच बन के बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति अनलीगल तरीके से सरपंच बन के बैठा हुआ है, और जो वास्तविक सरपंच है वो नरेगा में काम कर रहे हैं। तो देश के अंदर देखा गया है, आज जो कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, कह रही है कि स्वर्णिम युग आएगा, अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है, लेकिन इस अमृत काल में और इस विकास की गंगा की दौड़ में और उस आधुनिकता और कह रहे हैं जिस तरीके से, उसमें देखा गया है कि जहर फैलने के अलावा छुआछूत, भेदभाव या आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ एट्रोसिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। और ये पिछले महीने भर के 3 बड़े घटनाक्रम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्वोच्च सदन में, सर्वोच्च न्यायपालिका में, कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो देश के अंदर रहने वाले आम गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों के क्या हाल होंगे। और चौथा स्तंभ मीडिया की बात कर रहे थे, मीडिया को तो आप जानते ही हो, मीडिया के साथ क्या हाल है या मीडिया में क्या हाल है या मीडिया के अंदर भी क्या स्थिति है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सच में देश के हालात बहुत खराब हैं, और उसमें विशेषकर दलित आदिवासी पिछड़ों के हालात बहुत खराब हैं। सर, इसमें मैं और जानना चाहूँगा कि जिसने आपको धमकी दी थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इसके पीछे और बड़ा षड्यंत्र है, तो आपको क्यों लग रहा है कि इसके पीछे और लोग शामिल हो सकते हैं, और क्यों आपको टारगेट कर रहे हैं? क्या आप एक आदिवासी समाज से आते हैं, आज आप देश की सबसे ऊंची संसद में पहुंच चुके हैं, क्या ये उन लोगों को खल रहा है? देखो, कई लोग अलग अलग, हमारा देश क्या बहुत बड़ा देश है, हर इलाके में अलग अलग परिस्थितियां होती है। आज आज़ादी के 78 साल बाद भी हम अगर ये बात करें दिल्ली में बैठ के कि देश के अंदर छुआछूत भेदभाव होता है, तो कई लोगों को लगता है कि ये फालतू बातें, और उनकी नज़र से वो सही भी है, क्योंकि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ हो सकता है वहाँ नहीं हो रहा हो, लेकिन हमारा कई इलाका, ट्राइबल इलाका जो है, इसमें हम देखा जाए कि हमारा गोगुंदा, जामोद कोटड़ा, उस इलाके में आज भी एक दलित आदिवासी अगर किसी के उच्च वर्ग के घर के आगे से भी निकलता है, मेन सड़क है और मेन सड़क के पास में ही अगर उच्च वर्ग का घर है, तो उस घर के आगे चप्पल पहन के नहीं जा सकता है, चप्पल उठा के वो पैदल चल के जाता है। आज भी वो मानसिकता है। अगर वो बिना पिछले 2 साल 1.5 साल पहले हमारे उदयपुर जिले के अंदर एक आदिवासी महिला ने चप्पल पहन के
चली गई, उसको मतलब उसके साथ मारपीट करके इसको जान से मार डाला गया। तो ऐसी मानसिकता से पोषित लोग नहीं चाहते हैं कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आगे आए, अच्छे पदों पे जाए, अच्छी बातें करे, सक्षम हो, ये नहीं चाहते। तो उस मानसिकता की जो ये मानसिकता कहाँ पनप रही है। मैंने कहा कि मुझे जो धमकी देने वाला जो व्यक्ति ऐसे दोषी है, लेकिन मेरी नज़र में इतना दोषी नहीं है। वो 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, लेकिन उसका विचार ऐसे कैसे बने, उसकी मानसिकता ऐसे कहाँ से बनी, कैसी विचारधाराओं से इसके मानसिकता को पोषण मिला, उस विचारधारा को पहचानने की जरूरत है। और वो विचारधारा देश के आज़ादी से पहले जो कहे कि छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति, वो लोग जो आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मतलब कहा जाता है कि पढ़ने का अधिकार भी नहीं देते थे, ऐसी विचारधारा आज भी आज़ाद भारत के अंदर शानदार तरीके से पनप रही है। और वही विचारधारा के लोग अगर सत्ता में बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि आज देश के अंदर संविधान के अनुरूप व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप न सोच बदलेगी, सोच मानवतावादी भी नहीं रहेगी, वही सोच रहेगी उनकी छुआछूत, भेदभाव वाली सोच रहेगी। तो ऐसी विचारधारा को पहचानने की जरूरत है और ऐसी विचारधारा का गला घोट के इसका दम तोड़ने की जरूरत है, ताकि ऐसे जो 65 साल के व्यक्ति भी ऐसी विचारधारा से पोषित होकर मुझे जान से मारने की, जातिगत भावना से देखते हुए जान से मारने की कोशिश नहीं करें। उम्र की अगर बात करें तो चाहे आपके मामले में हो या सीजीआई साहब के मामले में हो, दोनों जो है काफ़ी उम्र दराज थे। वो 71 ईयर के थे और ये 65 के बताए जा रहे हैं। तो लोग मतलब ऐसा आता है कि अगर युवा होता है तो थोड़ा ये रहता है कि चलो थोड़ा भटक गए, गुस्से में आके ये हरकत कर दी, लेकिन जब एज बताती है कि वो कितने परिपक्व थे, मैच्योर थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की होगी। तो क्या ये आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हो रहा है? हाँ, ये मैंने कहा 65 साल का बुजुर्ग, मेरे दादाजी की उम्र का व्यक्ति इस तरह से हरकत कर रहा है, तो उस व्यक्ति से ज़्यादा उसके विचार जो हैं या उसको जो पोषण जो मिला जिस विचारधारा की वजह से, वो विचारधारा जिम्मेदार है। वो विचारधारा ये नहीं कि ये चाहती है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा आगे आए, मुख्य धारा में आए, आदिवासी, पिछड़ा, दलित को पढ़ने का अधिकार मिले, नौकरी का अधिकार मिले, वहाँ पर जाए, ये वो नहीं चाहते। उस विचारधारा की पहचानने की जरूरत है, ऐसी विचारधारा को दम घोटने की जरूरत है। और मेरा जहाँ तक मामला है, 65 साल का आदमी सोशल मीडिया पे कमेंट लिख के इसको डिलीट करे, मुझे नहीं लगता है कि इतना वो कर पाए। मुझे लगता है कि इस पर कुछ लोग और भी हो सकते हैं साथ में जिन्होंने ये चीज़ कराई होगी। तो मेरा यही है, हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा है कि इसकी गहनता से जांच हो, वो व्यक्ति किस जगह बैठ के कमेंट किया, उस जगह पे लोकेशन ट्रेस की जाए, आसपास कौन से और फ़ोन यूज़ हुए हैं, सीडीआर मंगाई जाए, उसके कॉल डिटेल मंगाई जाए कि 1-2 दिन में से किस किस से बात हुई है। क्योंकि अगर वो जो मेन पीछे की आदमी आ गया, इसके पीछे जो लोग हैं, अगर वो नहीं पकड़ में आते हैं तो कल उठा के मेरे साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए इसको गहनता से जाँच करने के लिए हमने अधिकारियों को कहा है। अब अधिकारी वर्ग कितना निष्पक्ष तरीके से या पॉलिटिकली दबाव में आए बिना कितना काम करते हैं, वो जांच में ही सामने आएगा। आप कह रहे हैं कि विचारधारा और जातिवाद के चलते ये सब हरकतें हो रही हैं, टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि और सरकार भी दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास। आदिवासी आज जो है राष्ट्रपति भी बने हुए हैं इस देश के, और सीजीआई साहब वो दलित समाज से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। तो सरकार की नीतियाँ तो आगे लेके चलने वाली है ना। और आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं वो भी कह चुके हैं कि सबकी एक ही संस्कृति है और सब भारतवासी हैं और सब बराबर हैं। तो फिर ये जो महाकुंभ हुआ, उस महाकुंभ में मनु की किताबें क्यों बांटी गई, मनुस्मृति पे ज़्यादा बात क्यों की गई? महाकुंभ में जो आया था देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी जो भी वर्ग आया था, उनको संविधान की किताब बांटनी थी। वहां पर मनुवादी की किताबें क्यों बांटी गई? और मनुस्मृति स्पष्ट कह रहा है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा ताड़न का साधन है। महिलाओं को वहां जगह नहीं मिलती है, महिलाओं को कहा जाता है कि ये तो ताड़न का साधन है। अब ऐसी चीज़ों पे हम किसका ग्रंथ कैसा है, हम किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहे। हम तो यही कहते हैं कि भारत देश का, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है और संविधान के आधार पे इस देश के अंदर व्यवस्था चलनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी से आता हूं, कहने से कुछ नहीं होता, अंदर से भावना होनी चाहिए। और आज आपके रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए वो कह रहे हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, और एक सीजीआई के साथ ऐसा हो रहा है।
आप छोटे छोटे मामलों में किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ छोटा लड़ाई झगड़ा कर दिया, वहां पर हिंदू मुस्लिम करके आप उस पर बुलडोजर चला देते हो। तो जो सीजीआई पे जूता फेंकने वाले वकील के घर पे क्या कार्रवाई की आपने? मुझे जान से मारने वाले पे क्या कार्रवाई की आपने? चंडीगढ़ में एक आईपीएस के साथ ऐसा हुआ, उस पर आप तो तब तक निलंबित नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं भी उस समाज से आता हूं। कहने से नहीं, उसके उनके अंदर विचारधारा कौन सी है, उनकी सोच कैसी है, उस पर निर्भर करता है। मेरा तो यही कहना है कि आज तो हमारा जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम ऐसा बीज बो के जाए कि आने वाले समय में मानवता सबसे बड़ा धर्म हो, मानवता सबसे बड़ी जाति हो। आज आदिवासी समुदाय से आता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज आदिवासी समुदाय के देश में क्या हाल है वो सब भली बातें जानते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि आदिवासी समुदाय के हक अधिकार के लिए लड़ूं। मैं लड़ भी रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को शोषण कर रहा हूं या किसी और को तौहीन कर रहा हूं। हम कई बार धर्म की बात आती है, खुल के कहते हैं कि आदिवासी ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना सिख है, ना मुस्लिम है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि आदिवासी सभी धर्मों में बटा हुआ है। और सच्चाई यह भी है कि आदिवासी की अपनी खुद की संस्कृति, अपनी खुद की धार्मिक पूजा पद्धति है। अब ये बात कहते कई लोग कहते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। हमने कहीं नहीं कहा कि हम किसी धर्म के विरोधी, हर धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि आदिवासी किसी धर्मी व्यवस्था में नहीं आता है। और इसीलिए 1871 से जब जनगणना की गई, जब धर्म की बात आई तो 1871 से लगा के 1951 तक आदिवासियों को अलग से धर्म कोड दिया गया ताकि अलग से आइडेंटिटी उनका एक कहे कि पहचान बन पाए। आज जैन समुदाय का अलग धर्म कोड है, लेकिन जैन समुदाय हिंदू धर्म हो या अन्य धर्म हो, सभी धर्मों के मंदिरों में जाते हैं। आदिवासी समुदाय कहा गया है, देश का संविधान भी कहता है कि ये वो देश है, ये वो संविधान है जो देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता ऐसी देता है कि सुबह मंदिर जाओ, दोपहर में चर्च जाओ, शाम को मस्जिद जाओ। ये स्वतंत्रता देश का संविधान देता है। और आदिवासी समुदाय भी सभी जगह गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय की अलग से धार्मिक पहचान हो, संवैधानिक मान्यता मिले जो आज़ादी से पूर्व था। छोटे छोटे धर्म, छोटी छोटी चीज़ों को मिला है, तो आदिवासियों को अलग मतलब आदिवासी की संस्कृति बचाना है, आदिवासी की पूजा पद्धति बचाना है, या आदिवासी की पहचान बचाना है, जो हमारे देश की धरोहर है वो पहचान, उसको बचाना है, तो अलग से आइडेंटिटी के लिए हम लोग मांग करते हैं। लेकिन आरएसएस लगातार ये कोशिश कर रही है, उनसे जुड़े हुए लोग लगातार कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन की जो संस्कृति है उसको हमें विश्व पटल पर लाना है। उसको कैसे देख रहे हैं आप? कह रहे हैं कि आदिवासी तो हिंदू ही नहीं है, वो उसकी अपनी संस्कृति, अपना कल्चर है, अपना इतिहास है, जबकि आरएसएस और उससे जुड़े हुए लोग लगातार इस पर बोलते रहते हैं। देखो, वो चीज़ कभी होना नहीं है। ये सिर्फ देश का आम आदमी जो व्यक्ति है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सवर्ण वर्ग, जो भी है, इनको इस नाम के मतलब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे यूं करके लोलीपॉप दिया जा रहा है। उनको भी बताए, बीजेपी आरएसएस को भी बताए कि भविष्य में पॉसिबल नहीं है और नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो, सिख हो, सबको मिलना चाहिए, और संविधान इसकी मान्यता या अधिकार देता है। यह सिर्फ देश की आम जनता को कहे कि वो एक चटनी चटाई जा रही है सत्ता हासिल करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, रहा की बात सनातन और हिंदू का, हम जो कहना चाहेंगे कि पहले वो इसका स्पष्टीकरण करे कि सनातन मानते हैं कि हिंदू मानते हैं। और आज से 5 साल पहले सनातन शब्द कहीं यूज नहीं किया जा रहा था, अभी सनातन शब्द प्रचलन में आया है। वो क्या कारण है इसके पीछे, वो भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि एक आदिवासी सांसद होने के नाते जिस तरीके से धमकियां मिली, तो कहीं असुरक्षा का भाव रहता है कि कभी भी मुझ पर हमला हो सकता है, या जो जाति भेदभाव आजकल देखने को मिल रहा है, जब सीजीआई जैसे लोग जो हैं वो महफूज नहीं हैं और आपको भी धमकियां मिल रही, तो असुरक्षा का भाव होता है कहीं? हाँ बिल्कुल, कई बार होता है, क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरे साथ भीलवाड़ा में भी हमला हुआ, मेरे साथ पहले फ़ोन पे भी कई धमकियाँ मिली है, सोशल मीडिया पे भी कई बार धमकियाँ मिली है। मतलब कहे कि पिछली बार हमारे उपचुनाव थे, तो सीएम की सभा से एक वक्ता ने मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि इसको मार डालना है। तो ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं 22-23 लाख
वोटरों का प्रतिनिधित्व करता हूं, 2 जिलों 3 जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें और मुझे सुरक्षा प्रदान करें। क्या लग रहा है जिस तरीके से सर लगातार एट्रोसिटी बढ़ रही है, हरियाणा में आईपीएस हो या सीजीआई साहब हो या आप हो या यूपी में हरिओम वाल्मीकि हो, लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार की तरफ से जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनका देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बचाव करती हुई नज़र आती है। सीजीआई के साहब के मामले में भी देखा गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ठोस मुकदमा नहीं लिया गया। नहीं, सरकार ने तो अभी स्पष्ट ही नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा खेद प्रकट किया खानापूर्ति करके। जो स्ट्रिक्ट उनको मतलब कि निर्णय लेने की जरूरत थी, जो एक्शन लेने की जरूरत थी, वो नहीं लिए। आज वो आईपीएस लेवल का आदमी, उसके आज 5-6 दिन हो गए, शायद अभी तक मेरी जानकारी में दाह संस्कार नहीं किया है। परिवार की डिमांड है कि क्योंकि वो प्रूफ हो रहे हैं, उन्होंने प्रताड़ित किए, इससे पहले जो पत्राचार हुए हैं, पहले परिवारों के साथ उन्होंने बातें साझा की, उनके साथ जो घटना होती थी, प्रूफ हो रहा है। इसके बावजूद भी उनके जो प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एक फिर आम दलित पिछड़ा आदिवासी कहाँ सुरक्षित होगा, वो कहाँ न्याय, मतलब एक आईपीएस लेवल के, उनकी पत्नी आईएएस हैं, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आम आदिवासी दलित पिछड़ों को कहाँ न्याय मिलता होगा। और कह रहे हैं कि ये देश में सब सुरक्षित है, इस देश में सभी गरीबों की सुनी जा रही है। मतलब ये जो हालात बना रखे पिछले 10-12 सालों के अंदर, मोदी जी को स्वयं को इस पे विचार करना चाहिए, भाजपा को स्वयं को इस पे विचार करना चाहिए। और जो माहौल बना रहे, उस माहौल, आज तो ये सत्ता में हासिल हैं, सत्ता हासिल कर रखी है, लेकिन ये आज जो माहौल बन रहा है, वो आने वाले 20-25 साल बाद हमारे देश के लिए सबसे बड़ा असुरक्षा महसूस करेंगे आने वाली पीढ़ियाँ। सर, दूर दराज में जो आपको सुनेंगे या देख रहे हैं लोग, जो एट्रोसिटी का सामना करते हैं या जिनको जाति को लेकर उन पर हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जब वो देखते हैं कि सीजीआई साहब जो सर्वोच्च अदालत के कर्ता धर्ता हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं, तो वो आम नागरिक क्या सोचता है कि हम कहाँ महफूज होंगे? उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, उनके लिए तो मुझे एक ही कहना है कि वो संविधान को सबसे ज़्यादा पढ़े और बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को, बिरसा मुंडा जी को, जयपाल सिंह मुंडा को, जो महापुरुष देश को आज़ादी कराने में महत्वपूर्ण थे, उनको आदर्श माने, उनको भगवान माने, उनकी आइडियोलॉजी पे चले और देश के संविधान को समझे, कानून व्यवस्था को समझे और शिक्षा पे ध्यान दे, तो और एकजुट हो जाए। पार्टियों में, धर्म में नहीं बंटना चाहिए। मेरा देश के आदिवासी दलित पिछड़ों से अनुरोध है कि आप जब भी समुदाय की बात आती है, देश की बात आती है या अन्य पिछड़ों वर्ग की बात आती है, तो सभी को एकजुट होकर एक मंच पे आने की जरूरत है, तो ये सत्ताधारी शोषणकारी लोग को समझ में आएगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे राजकुमार राउत साहब, जिनको धमकी दी गई थी जान से मारने की, गोली मारने की, और इनको मारने के लिए इनाम भी रखा गया था। आप समझिए, चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आईपीएस हो या सीजीआई हो, अगर आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान हैं तो आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाएगा और जो आरोपी है उनका बचाव भी किया जाएगा। मामलों में हमने देखा किस तरीके से हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार के जो आरोपी हैं उनको किस तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ सीजीआई वाले मामले में भी आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।